वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि हमें मालूम है बेटा सभी लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई गुड्स बनाते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, समझ में आ गया। तो इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इनको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का जो दूसरा नाम होता है वो बेसिक सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको बोलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी नेचर से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे खेती है वो नेचर से रिलेटेड है, नेचर कुदरत की देन है, और जंगल नेचर से रिलेटेड है। खाद, अगर मिनरल एक्टिविटी, अगर हम माइंस की मिट्टी खोदना या खानों से कुछ काम करना, वो भी सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि नेचर से रिलेटेड वर्क जो भी हैं सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में गन्ना पैदा हो गया वो, और उसका हमने फिर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग किया शुगर के तौर पे, ठीक है। तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर, जिसको जो भी प्रोडक्ट हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हमने तैयार किए उनको हम मार्केट में बेचते हैं, है ना, और इसलिए इसका नाम टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर इसको बोला जाता है। अगर इनके कंप्राइजिंग की बात करें तो कंप्राइजिंग की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट, जैसे प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रोडक्शन तो तीनों सेक्टर में बराबर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, और टर्सरी में तो क्या सर्विसिंग का ही है, उसमें तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ही आपको प्राइमरी सेक्टर में मिलेगा, और सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट लेंगे, लेकिन टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे मार्केटिंग का है, मार्केटिंग में क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा लेनी होती है, कंप्यूटर की, लॉयर की भी सुविधा लेनी होती है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, टैक्स भी हमको भरना होता है। तो उन कामों को करने के लिए भी अलग अलग लोग अपॉइंट किए जाते हैं। तो मोस्टली टर्सरी सेक्टर जो होता है एम्प्लॉयमेंट तो देता है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्कोप्स में। अब आता है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म जो आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है, इसको भी आप नोट करें। इट इज़ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन कंट्री बाय ऑल द सेक्टर। फाइनल वैल्यू का मतलब होता है लास्ट में उसका यूज कहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ पर उसका यूज खत्म होता है। माना हमने गेहूँ बनाया, हमने गेहूँ पैदा किया, गेहूँ से हमने आटा बनाया, आटा फाइनल वैल्यू नहीं है, आटा फाइनल नहीं है, उसका यूज यानी ब्रेड और रोटी, ये इसका फाइनल यूज है। समझ में आ गया। तो फाइनल यूज का मतलब जब आदमी उसका इस्तेमाल कर लेता है और कंज्यूमर उसका इस्तेमाल कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसका कुछ अंश नहीं बचता, उसको फाइनल यूज बोलते हैं। समझ में आ गया। सर्विसिंग का मतलब अगर डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, फाइनल का मतलब होता है कि डॉक्टर ने आपको सर्विस दी और आपको ठीक किया, फाइनल सर्विस उसको बोला जाता है। हमने गन्ना पैदा किया, गन्ने से चीनी बनाई, वो फाइनल सर्विस नहीं है। फाइनल सर्विस है हमने प्रोडक्शन करके कस्टमर तक कितना पहुंचाया, ठीक है। उसके बाद आता है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। आज के टाइम में बच्चों टर्सरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ये क्यों महत्व है मैं आपको बताऊं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में डिमांड्स फॉर वेरियस सर्विसेज इज ग्रोइंग इन इकोनॉमी। आज के टाइम में देखिए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। पहले में अब में बहुत अंतर है। पहले देखो टर्सरी सेक्टर में इतना या सर्विसिंग सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ आप वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ही ज़्यादा हुआ करता। आज के टाइम में खुद ही देखिए आप, आपका मोबाइल सेक्टर देखिए, मोबाइल सेक्टर में इतनी सर्विसिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर देखिए, है ना, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से सर्विसिंग की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए अगर इसमें पूछा जाता है कि टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, तो आप इसमें अपने तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से वेरियस डिमांड्स ऑफ वेरियस
सर्विसेज इज ग्रोइंग इन द इकोनॉमी, इसलिए टर्सरी सेक्टर इम्पोर्टेंस ही राइजिंग अप। ठीक है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखें, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, हाफ ऑफ द वर्क इन द कंट्री वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, जितने भी वर्कर हैं हमारे कंट्री के, आधे से अधिक लोग इस प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, भले वो एग्रीकल्चर में लगे हों, खानों में लगे हों, खान खोदने में या कहीं भी लगे हों, तो वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वेयर द मोस्ट पर्सन एम्प्लॉयड, तो आप इसका रीजन दे सकते हैं। जब आप बुक पढ़ेंगे तो नया नया रीजन आप खुद ही डेवलप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब रोजगार के साधन कैसे पैदा किए जाए, सबसे बड़ी समस्या आती है। तो रोजगार के साधन हमारे यहाँ देखो, एक तो हिडन बेरोजगारी है और एक डिस्गाइज जिसको बोलते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, अब प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ जिस काम को, जो काम सिर्फ 2 या 3 लोगों के लिए काफ़ी है, उसमें 5 या 6 लोग करते हैं। अब मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है और वो 5 बीघे ज़मीन में 5 लोगों का परिवार चल सकता है, लेकिन उसमें पता चला 10 या 15 लोग काम कर रहे हैं। तो वो जो बड़े हुए लोग हैं ना, 5 से ज़्यादा जितने भी लोग बड़े हुए हैं, वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। तो बच्चों, अगर इसमें एक प्रॉब्लम क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कैसे पैदा किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, बैंक शुड प्रोवाइड लोन। बच्चों, अगर किसान को या किसी आदमी को भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मिल जाए तो वो अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। तो जब वो बिजनेस बढ़ाएगा तो अपने साथ 2 आदमियों को रोजगार भी देगा। ठीक है, ए बी है। डैम कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। बच्चों, डैम बनाए जाए तो रोजगार तो मिलेगा, साथ में डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। उससे एक काम नहीं होता, पीने का पानी जाएगा, इरिगेशन की फैसिलिटी होगी और टूरिज्म वहाँ पर बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो जितनी ज़्यादा काम होंगे लोगों को उतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है। थर्ड जो है, बेटर रूरल रोड मोर ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो उससे क्या होगा, जब ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, मोर स्कूल शुड बी ओपन। अगर बहुत ज़्यादा स्कूल खोले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को टीचर की जॉब मिलेगी और स्कूल में ऑफिस की जॉब मिलेगी, जो भी मिलेगी। ठीक है, ये बढ़ेगा। इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए, मेडिकल या हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाए। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जब खोले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर या मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, तो उनको तो जो रोज़गार मिलेगा, साथ में जो छोटे छोटे काम हैं उनके लिए भी रोज़गार अवेलेबल कराया जाएगा। डेवलप टूरिज्म को डेवलप किया जाए। आज के टाइम में टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हम अगर टूरिज्म को डेवलप करें तो टूरिज्म को डेवलप करने के बाद हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो उसमें टूरिज्म का मतलब होता है बच्चों, जो पर्यटकों को अपने यहाँ बुलाया जाए, अपने यहाँ पर्यटन डेवलप किया जाए, तो बाहर से लोग आपके यहाँ आएंगे, वो आपके यहाँ चीज़ों को देखेंगे। उन चीज़ों को देखने का आप टैक्स ले लीजिए। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो लाल किला देखते हैं, तो लाल किला देखने का टैक्स है, वो टूरिज्म तो है। वो टूरिज्म का मतलब पर्यटकों को पहले आप अपने यहाँ बुलाइए, फिर उनको नई नई चीज़ दिखाइए और उस चीज़ को दिखाने के बाद में आप पैसा लीजिए। आप डैम बनाइए, डैम में बोट डाल दीजिए, बोट में आप टूरिस्ट को घुमाइए, टूरिस्ट को घुमाएंगे तो वो आपको पैसा देगा, तो आपका इकोनॉमिक बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी सरकार, आप जब पैसा कमाएंगे तो सरकार को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप पैसा कमाएंगे तो सरकार को टैक्स देंगे, तो जितने ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स देंगे। समझ में आ गया? तो टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब ताजमहल है, ताजमहल को देखने के लिए लोग जाते हैं तो कितना पैसा, कितने टिकट वहाँ कटते हैं, कितना पैसा ताजमहल के जो पर्यटन वाले हैं
जो ताजमहल को जिन्होंने एज ए पर्यटन के तौर पर वहाँ पर डेवलप किया है, वो कितना पैसा कमाते हैं, तो उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी जाएगा। तो अब समझ में, इसलिए अगर हम टूरिज्म को डेवलप करें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी रोज़गार हमें मिल सकते हैं। ठीक है, कभी अंग्रेज़ लोग आ गए तो उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जर्मनी से कोई आ गया या रसिया से कोई आ गया तो उसको मतलब विदेशी लोगों को भाषा को इधर दूसरे देश की भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पैदा किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में जो हमारे विलेजर्स हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता, उनकी कंडीशन खराब होती है, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट ने मनरेगा स्टार्ट किया है। ठीक है, 2005 में ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 था। इसके अंदर साल में 100 दिन गांव के लोगों को काम मिलेगा। अगर काम नहीं मिल पाता, किसी कारण से सरकार नहीं दे पाती, तो 100 दिन का उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, इसका शुरू में इसका नाम महात्मा गांधी ये मनरेगा था, बाद में इसको नरेगा कर दिया गया 2009 में। ठीक है, और सभी लोगों को राइट टू वर्क लीगल अथॉरिटी दी गई। अब एक चीज़ और आती है, डिवीजन ऑफ सेक्टर अकॉर्डिंग वर्क। अब हम काम के आधार पर, काम की क्वालिटी के आधार पर, हम एम्प्लॉयमेंट के आधार पर भी सेक्टर को बांटते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है बेटा, टोटल गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पर आपकी जॉब की सिक्योरिटी होगी, आपका इसके सैलरी अच्छी होगी, फिक्स टाइम पे सैलरी मिलेगी, वर्किंग टाइम फिक्स होंगे और पेड लीव होंगी, यानी कि आप छुट्टी लोगे तो उसका पैसा मिलेगा और आपका पीएफ मिलेगा, साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, सैलरी कम होती है, सैलरी का टाइम फिक्स नहीं होता और वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होते हैं। सुबह आप टाइम पे चले जाओगे, शाम के आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, और नॉन पेड लीव होती हैं। अगर छुट्टी मारोगे तो आपके पैसे काट दिए जाएंगे। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, भले ही आप 10 महीने बीमार रहो, कोई टेंशन नहीं है, तो कुछ आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में है। जब आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ लिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है एक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो होता है, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस वगैरह आते हैं। ठीक है, और ये ऑनरशिप के आधार पर, अगर आपसे पूछा जाता है अकॉर्डिंग द एम्प्लॉयमेंट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ऑनरशिप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है बच्चों। अगर आपको ऑनरशिप के आधार, मालिकाना हक के आधार पर बात आती है, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बांटा गया। तो पब्लिक सेक्टर किसे बोलते हैं बेटा, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर किसे बोलते हैं, जहाँ पर सिर्फ किसी एक आदमी, किसी एक व्यक्ति का अपना कंट्रोल होता है। जैसे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस है, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और जो कोई इसमें प्रॉब्लम होगी उसे हम फिर बाद में देखेंगे। थैंक यू बेटा।